वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज एंजाइम्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ टू टॉपिक्स। वन ऑफ द टॉपिक इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे थेरीज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो टू बिगिन विथ हमारा आज का पहला टॉपिक है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी मतलब एंजाइम का स्पेसिफिक होना, मतलब दिस इज द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंशिएट करना या समझ पाना कि दो में से कौन सा एंजाइम है, कौन सा सबस्ट्रेट है जिसके साथ हमें काम करना है। सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू कॉम्पीटिंग सबस्ट्रेट्स, दो सबस्ट्रेट्स जिसके साथ एक्ट करने के लिए, दो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, उनको अलग अलग कर पाना, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम। बिकॉज हमने पढ़ा था एंजाइम्स आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक क्यों है? बिकॉज they have got a specific ability to discriminate between two competing substrates, and this property, most of the human enzymes are specific in nature, and this property is characteristic feature of enzymes specific क्यों है? Because this is characteristics feature of active site of enzyme। ये फीचर ही इसलिए आया है क्योंकि एंजाइम के पास एक चीज होती है जिसका नाम है एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर। सो एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर की वजह से एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या फायदा है? इसी वजह से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, इस वजह से ही थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम ऑकर इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारे शरीर में एक एंजाइम नहीं है, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है, और थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑकरिंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अगर एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होते तो शायद एक ही एंजाइम हमारे शरीर में सब काम कर रहा होता। तो हमारे शरीर में ऐसा नहीं हो रहा, हर तरीके के काम के लिए अलग अलग टाइप का एंजाइम है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम का स्पेसिफिसिटी। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट एंजाइम स्पेसिफिसिटी, तो हम बात करते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी के टाइप्स की या क्लासिफिकेशन की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी इन जनरल। दो टाइप होती है। वन ऑफ द टाइप इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी का क्लासिफिकेशन, टाइप वन इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, एंड सेकेंड टाइप विच इज देयर इज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। तो दो टाइप की एंजाइम स्पेसिफिसिटी होती है। वन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के अंदर व्हेन वी डिस्कस सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, इट इज हैविंग थ्री टाइप्स। टाइप ए सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के सब टाइप्स है, हम लोग बात कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्यूट, सो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी? आप नाम से या उसके वर्ड से समझ सकते हो। एब्सोल्यूट मतलब वन एंजाइम विल एक्ट ऑन वन सबस्ट्रेट। ये एंजाइम जो रहेगा एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा एंड एक ही टाइप की रिएक्शन देगा। मतलब इसका बिल्कुल फिक्स है, ये एंजाइम जब काम करेगा इट विल एक्ट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट विल गिव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी इज ग्लूकोकाइनेज। आपको पता है ग्लूकोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोकाइनेज, एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इन द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक ही हमेशा एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और एक ही टाइप की रिएक्शन करेगा। देयर इज नो अदर रिएक्शन और नो अदर सबस्ट्रेट ऑन विच ग्लूकोकाइनेज विल एक्ट। So glucokinase is the best example of absolute specificity. One substrate, one reaction. One more example, urease. Urease will only act on urea and give us ammonia and CO2. तो अगर मैं urease की बात करता हूं,
it will act on urea and give us ammonia and CO2. This is example of classical example of एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, जहां पे एक एंजाइम हमेशा एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा और एक ही टाइप की रिएक्शन देगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. अगर एब्सोल्यूट की बात हो रही है तो दूसरा टाइप में थोड़ा रिलैक्सेशन आना चाहिए. एब्सोल्यूट में सिर्फ एक सबस्ट्रेट एक रिएक्शन था. दूसरा टाइप इज रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. रिलेटिव मतलब नाउ दिस एंजाइम विल एक्ट ऑन more than one substrate. This enzyme sub relative में will act on more than one substrate which are structurally related. ये substrate जो रहेंगे more than one substrates which are structurally related. जो structurally relate रहेंगे, structurally एक जैसे रहेंगे, उनके ऊपर ये act करेगा. So this is called as रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. बेस्ट एग्जांपल अगर रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का देना हो, हेक्सोकाइनेज. ग्लूकोकाइनेज वाज ओनली एक्टिंग ऑन ग्लूकोज, बट हेक्सोकाइनेज विल एक्ट ऑन फ्रुक्टोज. ये फ्रुक्टोज पे भी एक्ट कर सकता है, ये मैनोज पे भी एक्ट कर सकता है, एंड ये इवन ग्लूकोज पे भी एक्ट कर सकता है. ये किसी को भी एक्ट करके दिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज इनटू 6-फॉस्फेट. मतलब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट या मैनोज 6-फॉस्फेट या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. So these enzymes convert anything, all these kinase, this enzyme causes phosphorylation of either fructose or mannose or glucose, which are structurally related compound, into its phosphate form. So this is example of relative substrate specificity. One more example, lipase. Lipase will act on all the molecules, all the lipids which are having ester bonds. तो वो भी example है relative substrate specificity का, जहाँ पे more than one substrate पे वो काम कर सकता है. एंड थर्ड टाइप, पहला हो गया एब्सोल्यूट, सिर्फ एक. रिलेटिव मतलब स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड. एंड थर्ड टाइप इज, इट इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या होगी? स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मतलब एक्ट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर. ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर. वन मतलब आइदर एल और डी, इस टाइप के आइसोमर पे एक्ट करेगा. बेस्ट एग्जांपल इज एल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. एल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है तो इट विल ओनली एक्ट ऑन एल लैक्टेट एसिड. एल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है तो इट विल ओनली एक्ट ऑन एल लैक्टिक एसिड. So this is a best example of stereoisomicity. Similarly, D amino acid oxidase हमने और एक एग्जांपल ले लिया. It will only act on D amino acid. स्टीरियो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का ये है कि दिस स्पेसिफिसिटी क्लास आइसोमरेज. अगर एंजाइम का क्लासिफिकेशन याद होगा तो फिफ्थ क्लास OTHLIL क्लास फिफ्थ वाज आइसोमरेज. इट डजंट एग्जिबिट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. क्यों नहीं देता स्टीरियो स्पेसिफिसिटी? क्योंकि इट इज ओनली एक्टिंग ऑन वन टाइप ऑफ आइसोमर. और यहाँ पे तो स्टीरियो आइसोमरेज इज कन्वर्टिंग वन आइसोमर टू अदर, मतलब एल लैक्टिक एसिड को डी एक्टिक एसिड पे कन्वर्ट करेगा. सो क्लास आइसोमरेज डजंट एग्जिबिट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. बाकी सब जगह पे ये लागू है, बट क्लास आइसोमरेज पे लागू नहीं होता. इसके बाद का स्पेसिफिसिटी, जब हम लोग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्टीरियो. एंड सेकंड टाइप इज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. रिएक्शन स्पेसिफिसिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी? रिएक्शन स्पेसिफिसिटी मतलब एक ही सबस्ट्रेट सेम रहेगा बट रिएक्शंस डिफरेंट रहेगी, अलग अलग टाइप की रिएक्शन देगी बिकॉज ऑफ सेपरेट एंजाइम्स. सेपरेट एंजाइम, एक ही सबस्ट्रेट अलग अलग रिएक्शन बिकॉज ऑफ सेपरेट एंजाइम्स. बेस्ट एग्जांपल हम अगर बात करें पायरुवेट की, तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटिल कोए. ये पहली टाइप की रिएक्शन. पायरुवेट एसिटिल कोए में कन्वर्ट होगा. एंजाइम का नाम रहेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. अब यही पायरुवेट सेम सबस्ट्रेट, दूसरा रिएक्शन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट with the help of enzyme lactate dehydrogenase.
अब यही पायरुवेट it is converted to amino acid alanine with the help of enzyme transaminase. Same substrate, different reaction, separate या different enzymes. यही pyruvate with the help of enzyme carboxylase, it is converted to oxaloacetate. एक ही सबस्ट्रेट है, वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अलग अलग रिएक्शन उसने कैरी आउट की विद द हेल्प ऑफ सेपरेट एंजाइम. दिस इज एग्जांपल ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. मतलब ये एंजाइम ये रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट सेम है लेकिन उनकी रिएक्शन अलग अलग है. तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कैन नॉट कन्वर्ट पायरुवेट टू लैक्टेट और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कैन नॉट कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटिल कोए. So this type of specificity is called as reaction specificity. तो हमने specificity का जब टॉपिक छेड़ा है हमने दो चीजों की बात की, substrate specificity and reaction specificity. So specificity is very important topic which is ability of enzyme to discriminate between two competing substrate. दो competing substrate के बीच में differentiate करते आना चाहिए, उसको बोलते हैं enzyme की specificity. इसके बाद हम बात करेंगे enzyme substrate कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये आपका दूसरा आज का टॉपिक है. क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में एंजाइम की एक्शन होती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. कैसी रिएक्शन होती है? एंजाइम रिएक्ट्स विथ सबस्ट्रेट, इट फॉर्म्स ES कॉम्प्लेक्स. दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अल्टीमेटली यहां से एंजाइम इज रीजनरेटेड and product is formed. So this is the main reaction जहाँ पे ES complex बनता है. This ES complex is called as transient complex. This is a transient complex and this is very important step, intermediate step in the enzyme substrate complex formation. And this ES complex is formed with the help of weak non-covalent bonds. इनके बीच में जो बॉन्ड है ES के that is weak non-covalent, इसीलिए ये रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज हमने देखा है ES बॉन्ड non-covalent bonds आर weak bonds, so the reaction is reversible. So enzyme substrate complex formation जब हमने पढ़ा तो हमारे पास उसके रिलेटेड तीन थ्योरीज आई. हम आज तीनों थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि तीन थ्योरीज क्या क्या आई रिगार्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सो जब ये कॉन्सेप्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का आया तो what three theories they have given? पहली theory is called as Fisher's template theory. Fisher's template theory इसी को बोला गया है लॉक एंड की मॉडल. ये फिशर्स की टेम्पलेट थ्योरी है, इसी को बोला गया लॉक एंड की मॉडल. नाम से आपको पता चल गया होगा ये थ्योरी क्या बोलना चाह रही है. लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल ये बोल रहा है कि एक्टिव साइट जहां पे एंजाइम, एक्टिव साइट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ बिग एंजाइम मॉलिक्यूल वेयर सबस्ट्रेट विल बाइंड. एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड प्री शेपेड. ये रिजिड होती है और प्री शेपेड होती है जहां पे ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड. एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड पी शेपेड वेयर ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड. अगर एग्जांपल वाइज बात करूं this is substrate and this is active site of enzyme, which you can see very fixed shape. It is there, it is rigid shape, fixed shape. This is enzyme. So you can see in the diagram, whenever you draw a diagram, labeling is very important. Substrate
active site and enzyme. You can see the diagram. The active site of enzyme is rigid and pre-shaped where only a specific substrate can bind. सिर्फ specific substrate bind करेगा और कोई bind नहीं करेगा. इसीलिए this theory fail to explain, ये theory ने explain क्या नहीं किया, क्या explain नहीं कर पाई, एंजाइम का flexible nature. एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि ये थ्योरी ने बोला कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड प्री-शेपेड. ऑल्सो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि ये थ्योरी ने बोला कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक रिजिड है, प्री-शेपेड है. प्री-शेपेड मतलब उसका शेप बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड होगा. कैसे बाइंड होगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट? जस्ट लाइक लॉक एंड की. आप लॉक एंड की का रिलेशन समझ सकते हो. जैसे एक लॉक की में फिक्स होता है उस तरीके से ये एक्टिव साइट को बताया गया है. इसीलिए ये थ्योरी एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एलोस्टेरिक इफेक्टर और इनहिबिटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तो जैसे ये हुआ तो सेकंड साइंटिस्ट सेकंड थ्योरी कम फॉरवर्ड. जो पहली थ्योरी ने बोला था कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड प्री-शेपेड, then the second theory comes. The second theory says it is called as induced fit theory और इसी को बोला गया है, साइंटिस्ट का नाम है कोचलैंड. साइंटिस्ट का नाम है फिशर है पहली सीरी के, लॉक एंड की के. यहाँ का नाम है कोचलैंड्स मॉडल. ये थ्योरी क्या बोलती है? व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? कोचलैंड मॉडल. This is active site of enzyme and this is substrate. ये थ्योरी क्या बोलती है? What does this theory says? कि ये थ्योरी ने क्या बोला हम लोगों को कि जब ये सबस्ट्रेट इनिशियली इसके साथ बाइंड हुआ, दिस इनिशियल बाइंडिंग जो शुरू में जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होने आया, इनिशियल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ एंजाइम, ये जब हुआ इट इंड्यूसेस, थ्योरी का नाम ही इंड्यूस फिट है, इंड्यूसेस कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम. एंजाइम के ऊपर एक चेंज लाया. आप देख सकते हो ये शेप, एक्टिव साइट ने खुद के शेप को कन्फर्मेशनली चेंज किया. एक्टिव साइट ने खुद के शेप को कन्फर्मेशनली चेंज किया, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसा एंजाइम सबस्ट्रेट का शेप था वैसे ही शेप एक्टिव साइट ने खुद को चेंज कर लिया. एक्टिव साइट ने खुद को मॉडिफाई कर लिया, खुद का शेप थोड़ा सा चेंज कर लिया. दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक्टिव साइट ने खुद के शेप को चेंज कर लिया. दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस फिट. इंड्यूस फिट मतलब क्या हुआ? व्हेन इनिशियल बाइंड हुई सबस्ट्रेट और एंजाइम की, वहां पे कन्फर्मेशनल चेंज आया इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का शेप, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी आई, बाइंडिंग एनर्जी, कि एक्टिवेशन बैरियर कम हुआ. इट लोअर्स एक्टिवेशन बैरियर अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन कैटालिसिस. तो ये थ्योरी ने हमको क्या बताया कि जब इनिशियली सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हुआ तो वहां पे एंजाइम के एक्टिव साइट ने खुद के शेप को कन्फर्मेशनली चेंज किया, इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसा सबस्ट्रेट था वैसा ही उसने खुद का शेप बनाया और एक्टिवेशन बैरियर कम हुआ, कैटालिसिस जल्दी हुआ. सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंड्यूस फिट. इंड्यूस फिट मतलब कन्फर्मेशनल चेंज. अब ये थ्योरी का क्या हुआ
दिस थ्योरी हैज रिजेक्टेड, इस थ्योरी ने क्या बोला, दिस थ्योरी हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड एक्टिव साइट। इस थ्योरी ने बोला कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड एंड प्री शेपेड बट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। ये थ्योरी ने बोला कि एक्टिव साइट रिजिड और प्री शेपेड नहीं है, जो कि पहली थ्योरी बोल रही थी लॉकेंट की, इसने बोला एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। तो ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट लाया। दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ एंजाइम, दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स एंड इनहिबिटर्स। तो ये थ्योरी ज्यादा अच्छी साबित हुई, जिस थ्योरी ने रिजिड एंड प्री शेपेड एक्टिव साइट के शेप को रिजेक्ट किया, फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ एंजाइम को प्रमोट करेक्ट बताया, और एलोस्टेरिक इफेक्टर और इनहिबिटर के इफेक्ट को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई। सो दिस वाज द सेकंड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज कोचलैंड मॉडल और आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस फिट थ्योरी। अब इंड्यूस फिट के बाद क्या हुआ, तीसरी थ्योरी आई। तीसरी थ्योरी ने बोला सबस्ट्रेट स्ट्रेन। तीसरी थ्योरी का नाम है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, इसके नाम में ही है। इस थ्योरी ने क्या बोला कि जब देयर इज इंड्यूस फिट देयर इज स्ट्रेन ऑन द सबस्ट्रेट। जब ये इंड्यूस फिट हुआ तो सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आया, इस वजह से जो ये हुआ सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन। आप देख सकते हो स्ट्रेन मतलब प्रेशर आया, सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आने की वजह से व्हेन देयर इज इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज, इंड्यूस फिट जब हुआ, इंड्यूस कन्फर्मेशन जब हुआ, उसकी वजह से देयर इज स्ट्रेन ऑन द, इंड्यूस कन्फर्मेशन जब हुआ उसकी वजह से सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आया। सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आ जाने की वजह से बॉन्ड्स डिस्टॉर्ट हुए, बॉन्ड्स आप देख सकते हो बॉन्ड्स डिस्टॉर्ट हुए, और बॉन्ड्स डिस्टॉर्शन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट जो बनना था वो बहुत, हमारा मेन था ट्रांजिशन स्टेट बनाना, मतलब ES कॉम्प्लेक्स बनाना, वो भी जल्दी बन गया, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन गया और प्रोडक्ट जल्दी बन गया। तो ये थ्योरी थोड़ा आगे जाके क्या बोलती है कि जब इंड्यूस कन्फर्मेशन हुआ, उसने वही थ्योरी को सपोर्ट किया, सेकंड थ्योरी को, व्हेन एंजाइम हैज स्टार्टेड बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट देयर इज इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आया। आप देख सकते हो सबस्ट्रेट स्ट्रेन, जिसकी वजह से बॉन्ड्स का डिस्टॉर्शन हुआ, बॉन्ड्स बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हुए मतलब ब्रेक हुए, उसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनी, एंड उसकी वजह से ES कॉम्प्लेक्स जल्दी बना, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बना। सो तीसरी थ्योरी सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी जो बोलती है कि इंड्यूस कन्फर्मेशन की वजह से देयर इज सबस्ट्रेट स्ट्रेन, बॉन्ड्स डिस्टॉर्शन। सो दिस इज द थर्ड थ्योरी सबस्ट्रेट स्ट्रेन। सो पहली थ्योरी जो थी वो बोल रही थी कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड प्री शेपेड, ये थ्योरी ने बोला लॉक एंड की मॉडल, फिशर्स टेम्पलेट थ्योरी। सेकंड थ्योरी आई इंड्यूस फिट, जो बोली कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड एंड प्री शेपेड, इंड्यूस फिट थ्योरी। अब तीसरी थ्योरी ने बोला कि ये जो इंड्यूस फिट है उसकी वजह से सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आएगा, बॉन्ड जल्दी डिस्टॉर्ट होंगे, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। एक्चुअली अगर एंजाइम एक्शन की मैं बात करूं तो एंजाइम की एक्शन राइट नाउ जो हम एंजाइम की एक्शन समझ पा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस फिट, पहले इंड्यूस फिट होता है, देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज। आज हमको पता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल, एंड उसके बाद इंड्यूस फिट की बाद होता है स्ट्रेन ऑन द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट स्ट्रेन, ये दो थ्योरी इज एक्चुअली व्हाट एंजाइम एक्शन वी ऑल नो राइट नाउ दिस डेट। तो समझने की कोशिश करो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आता है, उसमें आपको तीन थ्योरीज लिखनी होती है, फिशर्स टेम्पलेट थ्योरी, लॉक एंड की मॉडल, second is induced fit theory, Kochland's model, and third is substrate strain theory, which explains the third part of the enzyme substrate complex formation. So hopefully you have got the point very clear. Thank you very much.